हेलो एवरीवन। लाइट रिएक्शन चल रहा था, ठीक ना। तो लाइट रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और जेड स्कीम बताया गया था। तो इसमें ज़रा जेड स्कीम के बारे में बताया गया था आपको। जेड स्कीम, इसमें एक करेक्शन है, गिवन बाय, लिख लीजिएगा आप लोग, गिवन बाय हिल एंड बेंडाल। ठीक है, हिल एंड बेंडाल, बेंडाल। बाय मिस्टेक मैं आर्गन लिखवा दिया था, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहा था कि केमी ऑस्मोटिक फ्लो, H प्लस का केमी ऑस्मोटिक फ्लो, मतलब कि प्रोटॉन का केमी ऑस्मोटिक फ्लो जो होता है, उसकी वजह से फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब एटीपी का सिंथेसिस होता है। ठीक ना। तो आपको बताया गया था कि ये क्या है, ये आपका थाइलेक्वाइड है, और थाइलेक्वाइड का जो नॉन एप्रेस्ड पार्ट है, मतलब जो एक्सपोज्ड पार्ट है थाइलेक्वाइड का, एक्सपोज्ड पार्ट पे क्या होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। पिछले क्लास में आपको बताया गया था। ठीक, इस एलिमेंट्री पार्टिकल, ये एलिमेंट्री पार्टिकल हो गया। इधर क्या है, एस्ट्रोमा है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पूरा होता है, थाइलेक्वाइड क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, तो प्लास्टोक्विनोन क्या करता था, थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे प्लास्टोक्विनोन होता था। ये प्लास्टोक्विनोन इधर से H प्लस को वाइब्रेट करता हुआ इधर पुश कर रहा था, H प्लस को अंदर में पुश कर रहा था, मतलब एस्ट्रोमा से H प्लस को लिया, ठीक, अंदर पुश कर रहा था। किस फॉर्म में, PqH2 के फॉर्म में, आपको बताया गया था पिछले क्लास में। जब यहाँ पे H प्लस को ले लिया, ठीक है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई हो गया, यहाँ काफ़ी हाई हो गया। तो अब ये एलिमेंट्री पार्टिकल में क्या होता है, टनल जैसा स्पेस होगा, यहाँ से फ्लो करता हुआ बाहर निकल जाएगा। मतलब कि H प्लस स्ट्रोमा से आया था थाइलेक्वाइड के अंदर में, फिर से स्ट्रोमा के अंदर चला गया, लेकिन एक काम हो गया क्या, कि अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो किया, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो किया। इसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज हुआ, वो एनर्जी क्या करता है, एडीपी का एक मॉलिक्यूल और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ने में यूज हो जाता है, जिसकी वजह से एटीपी बनता है। इसी को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन बाय द थ्योरी, बाय द हेल्प ऑफ केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। ठीक है, जो पीटर माइकल ने दिया था इसको, ये मैं आपको बताया था। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आप रेस्पिरेशन में पढ़े होंगे, रेस्पिरेशन में पढ़े होंगे कि 2H प्लस is responsible for the synthesis of 1 ATP। 2H प्लस का जब केमियोस्मोटिक फ्लो होगा तो ये 1 ATP बनाता है। जैसे एग्जांपल के लिए NADH2, आप रेस्पिरेशन पढ़े थे ना कि NADH2, NADH2 की वजह से 6H प्लस क्या होते हैं, ये 6H प्लस का फ्लो कराया जाता है। ठीक है ना, कितने H प्लस का, 6H प्लस का। ऐसा मत देखिए सर 2 ही H है यहाँ पे तो 2 ही H बनेगा, नहीं नहीं, वो पूरा ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैं जब रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। एक NADH2 की वजह से 6H प्लस की क्या होती है, केमियोस्मोटिक फ्लो होता है, जिसकी वजह से 1 ATP 3 बार बना, मतलब कि 1 NADH2 की वजह से आपका क्या बनता है, 3 ATP बनता है। कहाँ, इन रेस्पिरेशन। कहाँ बनता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन में ऐसा होता है, क्योंकि एक्सप्लेन करना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक ना, रेस्पिरेशन पढ़ाना अभी एम नहीं है, वहाँ पे डिटेल में हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया जाएगा रेस्पिरेशन में। और एक FADH2 की वजह से, FADH2 की वजह से क्या होता था, इसकी वजह से 4 प्रोटॉन क्या होते थे, 4H प्लस पुश होते थे, जिसकी वजह से 1 ATP और फिर 1 ATP, तो क्या बनता था, 2 ATP बनता था। ध्यान से एकदम समझिए इसको, क्या समझिए, 1 NADH2 और 1 FADH2। ठीक है, 1 NADH2 is responsible for the synthesis of 3 ATP because due to this 6H plus are pushed out by chemiosmotic flow. Okay, and this 1 FADH2 pushes 4H plus, due to which 2 ATP are synthesized। ठीक है, तो अब आपको बताते हैं कि यहाँ तो 2H प्लस और 2H प्लस की वजह से 1 ATP बनता था। एक ATP तो 2H प्लस से ही बनता है, चाहे वो NADH2 रहे या FADH2 रहे। ठीक है,
तो फोटोसिंथेसिस में मतलब लाइट रिएक्शन में कितने H प्लस रेस्पॉन्सिबल होगा 1 ATP के बनाने के लिए? क्या यही 2? नहीं, 3 ATP, 3 H प्लस, मतलब 3 H प्लस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ATP ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, दैट मीन्स इन फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब 3 H प्लस 1 ATP बनाएगा, ठीक है, 3 H प्लस 1 ATP को बनाएगा। मतलब यहाँ से 3 H प्लस फ्लो करके जब जाएगा, जब उसकी एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? 3 H प्लस लिख दीजिए। 3 H प्लस जब फ्लो करके जाएगा तब उसकी जो एनर्जी रिलीज होगी वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ने में लग जाएगा, जिसकी वजह से एक ATP आपका बनेगा। तो याद रखिएगा, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन 2 H प्लस फॉर्म्स 1 ATP, बट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस 3 H प्लस फॉर्म्स 1 ATP। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट एक हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये लाइट रिएक्शन आपका क्या हुआ? पूरा हुआ। लाइट रिएक्शन पूरा हुआ। अब देखिए आगे मैं बताने वाला हूं क्लोरोफिल के बारे में, क्योंकि क्लोरोफिल लाइट रिएक्शन का मेन कंपोनेंट है। विदाउट क्लोरोफिल यू कैनॉट थिंक अबाउट द लाइट रिएक्शन। बिना क्लोरोफिल के लाइट रिएक्शन के बारे में आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, ठीक है? क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल वो पिगमेंट मॉलिक्यूल है जो क्या करता है? लाइट को ट्रैप करता है और एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक? तो हम देखते क्या है कि क्लोरोफिल कितने होते हैं? एक है क्लोरोफिल ए, ठीक? क्लोरोफिल ए, शॉर्ट में हम CHLA लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे? क्लोरोफिल ए। एक क्लोरोफिल ए हुआ। क्लोरोफिल ए ये जो होता है प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फोटो सिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है? इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्यों? क्योंकि जितने भी आप ग्रीन प्लांट्स देखेंगे, ग्रीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखेंगे, उसमें पहले तो क्लोरोफिल ए होना ही पड़ेगा, ठीक है? और बाकी उसके सपोर्ट के लिए कोई दूसरा पिगमेंट हो तो अलग बात है, रहते भी हैं, अलग बात क्या, रहते ही हैं, ठीक? इसलिए इसको प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं, ठीक है ना? अब क्लोरोफिल ए में कोई भी क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो देखेंगे, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में क्या होता है? एनी क्लोरोफिल, मैं लिख दे रहा हूं एनी क्लोरोफिल, ठीक? किसी भी क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ, ये एक बना होगा हेड का, देखिए ये एक हेड का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? हेड का बना हुआ है। इस हेड को बोलते हैं, ये हेड को बोलते हैं पोरफायरिन हेड। क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज पोरफायरिन हेड, PORPHYRIN, पोरफायरिन हेड। ये पोरफायरिन हेड का बना हुआ है, ठीक है? पोरफायरिन हेड का बना हुआ है। तो अब इसमें क्या होगा? इस पोरफायरिन हेड में क्या होगा? पायरोल रिंग प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? पायरोल रिंग प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग क्या होगा? पायरो मीन्स 5 रिंग कंपाउंड, ठीक है? पायरोल रिंग, ये पायरोल रिंग मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? पायरोल रिंग। मैं बेसिक फंडामेंटल मतलब कि टिपिकल स्ट्रक्चर बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, क्योंकि एग्जैक्ट स्ट्रक्चर से नहीं पूछता क्वेश्चन, जो है एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से नहीं आता है। ये हो गया। तो एक पोरफायरिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक 1 पोरफायरिन हेड कंटेन्स 4 पायरोल रिंग। क्या? 4 पायरोल रिंग। तो ये क्या हुआ? ये पायरोल रिंग हो गया। ये क्या हुआ? ये पायरोल रिंग हो गया। मीन्स 1 पोरफायरिन हेड कंटेन्स 4 पायरोल रिंग्स। पूछेगा क्वेश्चन, हाउ मेनी आर द नंबर ऑफ पायरोल रिंग्स प्रेजेंट इन द हेड ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है? तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के हेड में 4 पायरोल रिंग्स होते हैं, ठीक है? और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के हेड को क्या बोलते हैं? इसके हेड को बोलते हैं पोरफायरिन हेड। हेड का नाम है पोरफायरिन, ठीक? अब पूछा जाएगा आपसे कि पोरफायरिन हेड क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है कि हाइड्रोफोबिक होता है? तो ये हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? ये हाइड्रोफिलिक नेचर का। हाइड्रोफिलिक मतलब कि वाटर को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है?
हाइड्रोफिलिक। अब फिर पूछेगा कि पोरफायरिन हेड में 4 पाइरोल रिंग तो हो गए, और चारों पाइरोल रिंग में क्या होता है, एक एक नाइट्रोजन का एटम होता है। दैट मीन्स 1 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो 4 बोलेंगे। कितना बोलेंगे, 4 नाइट्रोजन एटम को कंटेन करता है कोई भी क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल हो। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम होता है यहाँ पे, सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, इस नाइट्रोजन से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, बॉन्ड बनाएगा। आप केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े होंगे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, जहां पे क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होते हैं उनको लिगेंड्स बोलते हैं। तो ये नाइट्रोजन क्या हो गया, नाइट्रोजन कंटेनिंग पाइरोल रिंग लिगेंड जैसा काम कर रहा है, जो लोन पेयर मैग्नीशियम को क्या कर रहा है, दे रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो क्लोरोफिल एक टाइप का क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक ना, एक क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इस तरीके से बीच में मैग्नीशियम, तो आपसे पूछा जाएगा 1 पोरफायरिन हेड कंटेंस हाउ मेनी मैग्नीशियम एटम, तो 1 मैग्नीशियम एटम। कितना, 1 मैग्नीशियम एटम। तो इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका एरिया क्या होता है, पोरफायरिन हेड का एरिया कितना होता है। तो पोरफायरिन हेड का एरिया जो है, ये इसका 15 एंगस्ट्रम है, चौड़ाई भी 15 एंगस्ट्रम, और लंबाई भी क्या है, विड्थ और ब्रेथ दोनों 15 एंगस्ट्रम का है। मीन्स 15/15 का हो गया हेड का एरिया। तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि नीट के लेवल का क्वेश्चन इसमें से कोई भी नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि नीट मर्ज हो गया है एम्स के साथ में, तो हाई लेवल के क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपके लिए जरूरी है। ठीक ना, तो मैं बता दे रहा हूं। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पे 20 कार्बन का, कितने कार्बन का, 20 कार्बन का 20 कार्बन हो या ना हो, जितना भी हो, ये मान लीजिए कि 20 कार्बन है। कितने कार्बन, 20 कार्बन का टेल है। इसके टेल का भी एक नाम होता है, हेड का नाम क्या है, पोरफायरिन, तो इसी तरीके से इसके टेल का भी नाम है, उसको बोलते हैं फाइटोल टेल। क्या बोलते हैं, फाइटोल टेल बोलते हैं। ये हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है फाइटोल टेल। ठीक है, 20 कार्बन का। तो ये आपका बेसिक बनावट हो गया। अब इसको रिंग नंबर 1 बोल दीजिए, पाइरोल रिंग 1, पाइरोल रिंग 2, पाइरोल रिंग 3 और पाइरोल रिंग 4। ठीक, अब देखिए पाइरोल रिंग 2 में, किसमें, पाइरोल रिंग 2 में, देखिए ये पाइरोल रिंग 2 आपका है। इस पाइरोल रिंग 2 में यदि मिथाइल ग्रुप हो गया, क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप लग गया। ठीक ना, यहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड भी होता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना है कि सर ने गलत बताया कुछ। ठीक ना, तो जब यहाँ पे रिंग में मिथाइल ग्रुप रहेगा, तो मिथाइल ग्रुप रहेगा तब हम बोलते हैं, और किसमें, सेकंड रिंग में, सेकंड पाइरोल रिंग में यदि मिथाइल ग्रुप रहेगा तो वो हो जाएगा क्लोरोफिल ए। क्या हो जाएगा, दैट मीन्स क्लोरोफिल ए कंटेन्स मिथाइल ग्रुप इन सेकंड रिंग। ठीक है, अब क्लोरोफिल बी क्या होगा, मिथाइल ग्रुप के जगह पे यदि अल्डिहाइड ग्रुप होगा, ध्यान से, मिथाइल ग्रुप के जगह पे यदि यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप CHO जुड़ गया, किसमें, रिंग नंबर 2 पे, तो इसको बोलते हैं क्लोरोफिल बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफिल बी बोलते हैं। मतलब पाइरोल रिंग 2 में डिफरेंस होता है, ए और बी में कहाँ डिफरेंस होता है, पाइरोल रिंग 2 में डिफरेंस होता है। ठीक ना, इसका मतलब है कि सेम स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। अब पूछा जाएगा आपसे कि पोरफायरिन हेड में कितने कार्बन होते हैं, पोरफायरिन हेड जो होता है कितना कार्बन होता है, तो यहाँ पे 35 कार्बन होंगे इसमें। तो बोले सर कार्बन 35 कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन सब में हुआ तो 20 कार्बन ही दिख रहा है, 20 कार्बन नहीं होते। ये रिंग भी कार्बन चेन से जुड़े होते हैं, ये रिंग भी कार्बन से जुड़े होंगे, ये रिंग भी कार्बन चेन से, ये रिंग भी कार्बन चेन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर पूछा जाएगा आपसे कि पोरफायरिन हेड में कितने कार्बन, तो 35 कार्बन बोलना है। कितने कार्बन बोलना है, 35 कार्बन बोलना है। ये 35 कार्बन पोरफायरिन
हेड में होते हैं, ठीक। तो हेड में 35 कार्बन और टेल में 20 कार्बन, तो कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा 55। मतलब कि क्लोरोफिल ए का यदि फार्मूला लिखना चाहेंगे, क्लोरोफिल ए का जब फार्मूला लिखना चाहेंगे आप, तो इसका क्या हो जाएगा, C55। क्यों, क्योंकि 35 यहाँ और 20 यहाँ, तो कार्बन 55 हो गया। कार्बन 55 के बाद में क्या हो जाएगा, H72 होता है, हाइड्रोजन 72 होता है, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन जो होगा O5 होगा, O5N4 Mg, C55 H72 O5N4 Mg यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये क्लोरोफिल ए है। और क्लोरोफिल बी में क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल बी में जो होगा, क्लोरोफिल बी में बस CHO का अंतर है। CHO का अंतर मतलब कि एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा और 2 हाइड्रोजन घट जाएगा। मतलब कि कार्बन उतना ही रखिए, कार्बन C55 हो गया, C55 के बाद में 2 हाइड्रोजन घट गया है, CH3 है तो वहाँ पे एक H खाली है, तो H70 हो जाएगा। और O क्या हो जाएगा, O यहाँ पे एक बढ़ गया है तो O6 हो जाएगा। और N4Mg तो वही रहेगा, N4Mg वहीं पे रहेगा। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हो गया, ठीक है, क्लोरोफिल बी हो गया। अब एक याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको, क्लोरोफिल ए बी सी और क्या होता है, डी होता है, ठीक ना। तो डी होता है तो याद रखिएगा, बी के बाद जस्ट मैं अब डी लिखने जा रहा हूँ, डी का फार्मूला क्या लिखने जा रहा हूँ, क्लोरोफिल डी का फार्मूला। तो क्लोरोफिल डी का फार्मूला क्या होगा, क्लोरोफिल डी का फार्मूला, क्यों, क्योंकि याद रखेंगे बीड़ी, बीड़ी बीड़ी जानते हैं ना, बीड़ी बीड़ी पीने वाला, बीड़ी बीड़ी पीने वाला, तो बीड़ी का फ्लेवर सभी जगह सेम होता है, बीड़ी सेम, ऐसे याद रखना है। ऐसा नहीं है सिगरेट जैसा कि एक सिगरेट व्हील्स होता है तो एक सिगरेट जो होता है कैप्स्टन होता है, तो एक और किसी तरह का सिगरेट होता होगा, कई सिगरेट की कंपनियां होती हैं, तो सिगरेट डिफरेंट होता है, लेकिन बीड़ी सभी जगह क्या होता है, सेम होता है। तो बीड़ी सेम मतलब कि बीड़ी मीन्स बी और डी, तो बी और डी सेम, बस खाली डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ C55 है तो यहाँ C54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C54 और यहाँ पे H70 और O6N4Mg, तो बीड़ी तो लगभग सेम हुआ ना, बीड़ी बीड़ी बी डी सेम, बस C55 है तो आपको C54 कर देना है, बीडी। अब क्लोरोफिल सी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, क्लोरोफिल सी की बात करते हैं। तो क्लोरोफिल सी की बात करेंगे, ये क्लोरोफिल सी है, ठीक। तो क्लोरोफिल सी में क्या होता है, ध्यान से एकदम समझने की जरूरत है। क्लोरोफिल सी में ये फाइटोल टेल नहीं रहेगा, मतलब क्लोरोफिल ए माइनस टेल, क्लोरोफिल ए माइनस क्या करेंगे, यहां पे कैसे इसको याद रखेंगे, क्लोरोफिल ए माइनस टेल, फाइटोल टेल को माइनस कर दीजिए, क्लोरोफिल सी इज इक्वल टू ए माइनस टेल। तो क्या हो जाएगा, टेल का 20 कार्बन है तो 20 कार्बन ए में से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ये क्या होगा, 35। तो इसका फार्मूला जो होगा क्लोरोफिल सी का, क्लोरोफिल सी का फार्मूला होगा C35 और H32 और बाकी वही O5N4Mg, O5N4Mg। तो इस तरीके से, और क्लोरोफिल C35 H72 O5N4Mg। हाँ, तो क्या हुआ, ये C35 H32 O5N4Mg, ये क्या हो गया, क्लोरोफिल सी का फार्मूला हो गया। मीन्स क्लोरोफिल सी मीन्स ए माइनस टेल, ये कर देना है, क्योंकि कार्बन भी घटेगा तो उसी हिसाब से, उसी रेशियो में आपका हाइड्रोजन भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो ए बी सी। अब क्या है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, देखिए बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो, देखिए बी फॉर बैक्टीरियो है, याद करने का तरीका, बी फॉर बैक्टीरियो,
मतलब क्लोरोफिल बी लिखिए, क्या लिखोगे, क्लोरोफिल बी लिखो प्लस 2H2O जोड़ दो। क्या करो इसमें 2H2O जोड़ दो। 2H2O मतलब कि हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ठीक ना। और क्लोरोफिल बी लिख दो, मतलब क्लोरोफिल बैक्टीरियो क्लोरोफिल का फार्मूला क्या होगा, क्लोरोफिल बी क्या है, C55 है, तो यहाँ पे C55 लिख दिए। C55 के बाद में H70 है, तो H4 बढ़ गया तो H74 हो जाएगा, H74 और O6 है तो 2 ऑक्सीजन 2 इंटू O है तो 2 ऑक्सीजन बढ़ गया तो O8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, O8 और N4 Mg, N4 Mg, ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल हो गया, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। याद रखना है क्या डिफरेंस कहाँ पे है, क्लोरोफिल सी में टेल नहीं होता, ये फाइटोल टेल नहीं होता। क्लोरोफिल सी इक्वल टू क्या लिखा है आपको, क्लोरोफिल ए माइनस टेल कर देना है, ठीक ना, टेल। और क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस है, ए का जो सेकेंड रिंग होगा, सेकेंड पाइरोल रिंग, वहां पे क्लोरोफिल ए होता है, और बी में क्या होगा, अल्डिहाइड ग्रुप रहता है। ये आपका क्लोरोफिल के बारे में हो गया। जितना मतलब कि पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उतना आपको बता दिया गया। आपकी आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, और नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा फिर, ठीक है ना। इसको मिटाए 10 सेकंड रुके, चलो। तो इसको क्या किया, मिटाया, इसको मिटाया। अब ध्यान से, अब इसमें क्या समझाना है कि आपको अब देखना है कि कितने जितने तरह के प्लांट्स हो गए, ठीक ना। आपको बताया था कि क्लोरोफिल ए क्या होता है, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, ठीक है। वो तो अधिकतर में रहेगा ही रहेगा, जहां नहीं रहेगा वहां मैं बता दूंगा। उसके साथ साथ कहीं पे बी होगा, क्लोरोफिल ए, और उसको सपोर्ट करेगा बी प्लस कैरोटीनॉइड। कहीं कहीं पे क्लोरोफिल ए रहेगा, बी के जगह पे क्लोरोफिल डी आ जाएगा और कैरोटीनॉइड रहेगा। कहीं कहीं क्लोरोफिल ए रहेगा ही, अब क्या है, बी के जगह पे क्लोरोफिल सी आ जाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल कहीं ए के साथ साथ में क्लोरोफिल ई भी आ जाता है। क्लोरोफिल ई का स्ट्रक्चर नोन नहीं है, वो अननोन स्ट्रक्चर है, अभी तक डिस्कवरी नहीं हुआ, ठीक है, या डाउटफुल है अभी, ठीक है। इसलिए आपको क्लोरोफिल ई का स्ट्रक्चर में नहीं बताया और फार्मूला नहीं बताया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कितने तरह के प्लांट पॉसिबल हैं। प्लांट की पॉसिबिलिटी क्या है, एल्गी, ग्रीन एल्गी। पहले क्या लिखते हैं, ग्रीन एल्गी से बात चलाते हैं। ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी को हम बोलते हैं क्लोरोफाइसी। क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी, ठीक, क्लोरोफाइसी। तो इस ग्रीन एल्गी में क्या होगा, क्लोरोफिल ए रहेगा, ठीक, प्लस क्लोरोफिल बी रहेगा, ठीक है, और प्लस कैरोटीनॉइड रहेगा, ठीक, कैरोटीनॉइड्स, ठीक। कैरोटीनॉइड्स के बारे में आपने नहीं लिखा, लिख लीजिए यहाँ, कैरोटीनॉइड्स क्या है। कैरोटीनॉइड्स ये दो तरह के होते हैं। एक होता है कैरोटीन, जिसको बीटा कैरोटीन भी बोलते हैं, जो कि गाजर में मिलता है, बहुत जगहों पे मिलता है, जिसमें गाजर, कैरेट इज वन ऑफ देम। तो कैरोटीन हुआ, कैरोटीन का फार्मूला है C40H56, ठीक। और एक होता है जैंथोफिल। क्या होगा, जैंथोफिल। तो जैंथोफिल जो होगा उसका फार्मूला C40H56 और O2 होगा। C40H56 और क्या होगा, O2 होगा जैंथोफिल का फार्मूला, C40H56 और O2, ठीक है ना। तो ये है। कैरोटीन कैसे कलर का होता है, कैरोटीन आपका ऑरेंज रेड कलर का, कैसा होगा, ऑरेंज रेड कलर का होता है। और जैंथोफिल जो होता है ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ये सब कलर प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, कलर भी प्रोवाइड करते हैं, और शॉर्ट वेवलेंथ के रेज को, सन रेज को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब भी करते हैं, ठीक है। ये इनका काम है कैरोटीनॉइड्स का। तो कैरोटीनॉइड्स, ग्रीन एल्गी। तो अब बोल सकते हैं कि सर ग्रीन एल्गी फिर ग्रीन कलर का क्यों दिखता है,
क्योंकि उसमें तो कैरोटीनॉइड्स भी होता है, और कैरोटीनॉइड्स आप बता रहे हो कि कलर प्रोवाइड करता है, इसलिए क्योंकि कैरोटीनॉइड के कंपैरिजन में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो कि ग्रीन कलर का ही होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो डोमिनेट कर जाएगा, तो कैरोटीनॉइड के इफेक्ट को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, इसलिए ग्रीन एलगी ग्रीन कलर का दिखेगा, ठीक ना। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल ए ग्रीन और क्लोरोफिल बी ग्रीन कलर का बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो एक ग्रीन एलगी हो गया। ग्रीन एलगी की बात चलते हैं हम ब्राउन एलगी की बात करते हैं, ठीक है। ब्राउन एलगी, ब्राउन एलगी को फियोफाइसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फियोफाइसी। तो फियोफाइसी में क्या रहेगा, यहाँ क्लोरोफिल ए हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, क्लोरोफिल ए हो जाएगा, और प्लस क्या होगा, क्लोरोफिल बी के जगह पे यहाँ पे क्लोरोफिल सी रहेगा। क्या रहेगा? सी रहेगा, और जो कैरोटीनॉइड होता है कैरोटीनॉइड हो जाएगा, ठीक, वो तो रहेगा सर में, उसको हटा दीजिए। ब्राउन एलगी फियोफाइसी। ब्राउन एलगी के बाद क्या होता है, अब हम चलते हैं रेड एलगी में, ठीक है ना। रेड एलगी, रेड एलगी में क्या होगा, रेड एलगी को रोडोफाइसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा और क्लोरोफिल डी होगा, ठीक, और कैरोटीनॉइड में हम क्या क्या प्रेजेंट होगा, जैंथोफिल, सॉरी जैंथोफिल नहीं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होगा, ठीक। और रेड एलगी हो गया। रेड एलगी के बाद में अब चलते हैं हम देखते हैं रेड एलगी बाद में क्या हो जाएगा। रेड एलगी बाद में येलो एलगी, जैंथोफाइसी, इसको क्या बोलेंगे, जैंथोफाइसी बोलेंगे, जैंथोफाइसी। जैंथोफाइसी में क्लोरोफिल ए होगा, ठीक है, और क्या होगा, क्लोरोफिल ई होगा, और फिर जैंथोफिल होगा। जैंथोफिल प्रेजेंट होगा येलो एलगी, ठीक है। अब एक है डायटम्स का नाम आपने सुना होगा, डायटम्स, इसको बैसिलेरियोफाइसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बैसिलेरियोफाइसी। बैसिलेरियोफाइसी में क्या होगा, यहाँ पे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होगा डायटम्स में, बिल्कुल ब्राउन एलगी जैसा, ठीक है, बैसिलेरियोफाइसी। एक होता है ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी, इसमें होता है ब्लू ग्रीन एलगी को साइनोफाइसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोफाइसी, CEAE, साइनोफाइसी, AE है ब्लू ग्रीन एलगी इसको। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ क्लोरोफिल ए अगर कुछ प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन एक टाइप का फाइकोबिलिन्स होता है, याद रखिएगा इसको। क्या होता है? फाइकोबिलिन्स, बता दे रहे हैं आपको, फाइकोबिलिन्स ये दो तरह का होता है फाइकोबिलिन्स पिगमेंट। एक होता है फाइकोसाइनिन और एक होता है फाइकोइरिथ्रिन। क्या होता है? फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन,
तो फाइकोसाइनिन जो होगा ये मिलेगा आपको ब्लू ग्रीन एल्गी में, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है। और फाइको इरिथ्रिन जो होता है ये रेड एल्गी में, किसमें मिलता है? रेड एल्गी में भी ये मिलता है। तो रेड एल्गी क्या क्या मिलेगा? रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए मिलेगा, क्लोरोफिल डी मिलेगा, और डी के साथ साथ क्या मिलेगा? रेड एल्गी में फाइको इरिथ्रिन मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका पिगमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सारे चीज़ों में, ठीक ना। पिगमेंट का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सभी जगहों पे पिगमेंट का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आगे चलते हैं, आगे मिटाया जाए इसको मिटाया, इसको मिटाया। इसको मिटाया, इसको मिटाया, और मिटाने के बाद अब देखिए, अब मैं बताने वाला हूं कि पार क्या होता है। PAR, पार क्या है? पार बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मीन्स लाइट के बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, तो कौन सा रेंज जो होता है लाइट का वो फोटोसिंथेसिस के लिए सूटेबल होता है, फ्रूटफुल होता है, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस एकदम आराम से हो और उसी लाइट में ही फोटोसिंथेसिस हो, ठीक ना। उससे ज़्यादा या कम में नहीं हो पाएगा। तो इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसको क्या बोलते हैं? पार बोलते हैं। मतलब कि लाइट का रेंज 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक के लाइट को पार बोलते हैं। और इसी लाइट को तो विजिबल लाइट भी बोलते हैं, विजिबल लाइट बोलते हैं। मतलब विबग्योर जो होता है, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे विबग्योर के बारे में, ठीक ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, ये सब पढ़े होंगे। तो ये सारे वेवलेंथ जो होते हैं 400 to 700 नैनोमीटर के बीच में फॉल करते हैं। ये विजिबल लाइट है, इसी विजिबल लाइट के रेंज को पार बोला गया है। इसी विजिबल रेंज में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं? पार बोलते हैं, ठीक ना, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि पार का रेंज क्या है? तो 400 to 700 नैनोमीटर, ठीक। और विजिबल लाइट और विबग्योर, ठीक है। अब देखिए, एक टर्म आपको पढ़ना है। क्या टर्म पढ़ना है भाई? कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ना है? एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एक्चुअली ये दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक, यहाँ पे है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इधर लाइट का क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। और इधर लाइट का क्या है? लैम्डा वेवलेंथ, ठीक। एंगस्ट्रॉम में दे दीजिए, नैनोमीटर में दे दीजिए। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा? एक प्लांट जो होता है ये ब्लू लाइट को, ठीक ना, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ब्लू लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद सेकंड नंबर पे रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसके बाद बाकी सभी लाइट को। तो हमें क्या पढ़ना है? सबसे ज़्यादा किसको एब्जॉर्ब करेगा? ब्लू लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, और इसके बाद में किसको एब्जॉर्ब किया? रेड लाइट को। तो ये ब्लू है, ये ब्लू कलर का वेवलेंथ यहाँ फॉल करेगा, ब्लू कलर का, और यहाँ पे आया तो ये रेड कलर का वेवलेंथ है, ठीक, ये फॉल किया। तो ग्राफ बिटवीन
एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन, ओके, एंड लैम्डा ऑफ लाइट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक ना। तो ब्लू लाइट का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ और फिर सेकंड में रेड लाइट का हुआ, ठीक है। कौन सा लाइट का एकदम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा? ग्रीन लाइट का, ठीक है। चलिए, अब एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम होता है कि ये भी एक ग्राफ है, किसके किसके बीच का? ये ग्राफ है लैम्डा और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसको कहीं कहीं क्वांटम इल्ड भी बोला गया है, और क्वांटम इल्ड का, तो क्वांटम इल्ड और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मतलब क्वांटम इल्ड ज्यादा मिल जाएगा मेरे को। क्वांटम इल्ड क्या होता है तुरंत बताऊंगा। क्वांटम इल्ड ज्यादा मिल जाएगा मतलब कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ, तब क्वांटम इल्ड ज्यादा मिल रहा है मेरे को, ठीक है, और लैम्डा के बीच में। तो ये जो है यहाँ पे कंडीशन कुछ दूसरा होता है। यहाँ ब्लू लाइट का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और रेड लाइट का सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक। ये क्या है? ब्लू लाइट है, ये किसका है? रेड लाइट का है, याद रखिएगा इसको, रेड लाइट का है, ठीक है। ब्लू लाइट और रेड लाइट, मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ब्लू लाइट का सबसे ज्यादा होगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसका होगा? ब्लू लाइट का सबसे ज्यादा होगा, फिर रेड लाइट का होगा। लेकिन एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है वो सबसे ज्यादा रेड लाइट का होता है, सेकंड नंबर क्या होता है? ब्लू लाइट का होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक। अब बोलोगे कि सर ब्लू लाइट का जब एब्जॉर्प्शन ज्यादा था तो उसका एक्शन भी ज्यादा होना चाहिए था, ये घट क्यों गया? इसलिए घट गया मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ब्लू लाइट का वेवलेंथ सबसे कम है, मतलब इट्स हाईली एनर्जेटिक। ये क्या है? काफी ज्यादा एनर्जेटिक है, एनर्जी काफी ज्यादा इसमें है। तो जब एनर्जी इसमें ज्यादा होगा तो इस एनर्जी को, ज्यादा वाले एनर्जी को कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करता रहेगा यदि एक प्लांट, तो क्या होगा? उसके लीफ फोटो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, उसका लीफ डीजेनरेट कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे से बचाने के लिए ये एब्जॉर्प्शन हाई तो इसका होता है, लेकिन बीच बीच में डिसकंटिन्यू कर देता है। मतलब कि वही दौड़ता हुआ खरगोश, ये कछुआ था बेचारा, तो दौड़ता हुआ खरगोश शुरू में तो खूब दौड़ा और फिर बीच में रुक गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये बीच बीच में अपना एक्शन को, अपना एब्जॉर्प्शन को क्या करता है? ड्रॉप करते रहता है, ठीक ना, जिसकी वजह से प्रॉपर एक्शन उतना नहीं हो पाता। इसलिए ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने के बावजूद भी उसका एक्शन उतना नहीं है जितना कि रेड लाइट का है, ठीक है। रेड लाइट कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब भी होता रहेगा और कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट भी देता रहेगा, इसलिए एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? रेड लाइट का ज्यादा आ जाता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रेड लाइट का कम हो जाता है। जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ब्लू लाइट का ज्यादा है और उसका एक्शन स्पेक्ट्रम कम है। तो अब मैं बोलूंगा कि इन दोनों ग्राफ को एक साथ मिलाओ, फ्यूज कराओ। तो दोनों ग्राफ को एक साथ मिलाओ, तो मिलाने के बाद कैसा बनेगा आपको ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। कुछ ऐसा होगा। दोनों क्या किया? दोनों को मर्ज कर दिया। यहाँ वेवलेंथ है और तो ये क्या हो गया? ये जो देख रहे हैं ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। ऊपर वाले को एक्शन मत बोलिए, क्यों? क्योंकि कम वेवलेंथ किसका होता है? ब्लू लाइट का होता है। तो ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा? ज्यादा होगा। देखो यहाँ से ऐसे ऐसे आया और ये रेड लाइट हो गया, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसका? ब्लू लाइट का, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ये यहाँ से ऐसे गए ऐसे और यहाँ पे आए, तो ये क्या हो गया? इसको और अंदर ही रखो ऐसे,
तो ये क्या हो गया इसका, ऐसे गया, तो इसका एब्जॉर्प्शन हो गया रेड का, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रेड का हुआ। ठीक, अब ये क्या है, ये एक्शन है। एक्शन किसका है, एक्शन ब्लू का है। तो ब्लू का है तो ये ग्राफ देख लो, ऐसे गया, ऐसे गया, अब ऐसे ऊपर हाइट पे चला गया, तो ये क्या हुआ, ये एक्शन है। तो एक जो नीचे है आगे ऊपर हो गया। एक्शन स्पेक्ट्रम किसका, रेड का। तो ऐसे आपको पूछता है, ठीक ना। इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख दो, क्या लिख दोगे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ऐसे क्या करते हैं, दोनों का फ्यूज होगा, यही से क्वेश्चन आता है, ठीक ना। एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे। ठीक, तो यहाँ पे ब्लू वाला ऊपर, यहाँ पे क्या है, ब्लू एब्जॉर्प्शन ब्लू का ऊपर, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेड का नीचे, और यहाँ पे एक्शन ब्लू का नीचे, और यहाँ पे रेड का एक्शन ऊपर। इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इमर्शन इफेक्ट। इमर्शन इफेक्ट भी पढ़ाना है। इमर्शन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। इमर्सन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक। तो एक्सपेरिमेंट किया कि मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मतलब कि जैसे आपके कमरे में मान लो कि ये CFL बल्ब लगा हुआ है, तो CFL बल्ब के ऊपर में क्या करो, कोई ग्रीन कलर का प्लास्टिक या झिल्ली उसके ऊपर लगा दो, या रेड कलर का लगा दो, या नहीं तो उसका बल्ब इस तरीके का हो कि कोई बल्ब ग्रीन लाइट निकाले, कुछ ऐसे बल्ब होते हैं जो रेड लाइट निकालते हैं, मतलब एक तरीके का वेवलेंथ आपको देना है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। रेड कलर दे रहे हैं तो वो भी मोनोक्रोमेटिक लाइट हो गया। खाली ग्रीन कलर कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो वो भी मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा। मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमा मीन्स कलर, सिंगल कलर। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट को दिया गया, ठीक ना। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट को दिया गया, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट को देने पे क्या हुआ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता चला गया। ठीक, कब तक बढ़ता चला गया, इससे पहले आपको बेटर होगा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वांटम रिक्वायरमेंट और क्वांटम एल्ड के बारे में, क्योंकि इसके बारे में यहाँ एप्लीकेशन है। तो पहले पढ़ लेंगे क्वांटम एल्ड, तब इमर्शन इफेक्ट पे। क्वांटम एल्ड, क्वांटम रिक्वायरमेंट, क्वांटम रिक्वायरमेंट। ठीक, क्वांटम किसको बोलते हैं, मतलब एक फोटोन, एक फोटोन जो देख रहे हैं ना, इसी एक फोटोन को क्वांटम बोलते हैं, क्वांटम। ठीक, तो नंबर ऑफ लाइट क्वांटा, क्वांटम सिंगुलर, क्वांटा प्लूरल, नंबर ऑफ लाइट क्वांटा, नंबर ऑफ लाइट क्वांटा absorbed by a plant to produce one molecule of oxygen is known as quantum requirement। तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए जितने लाइट क्वांटा की जरूरत पड़ती है, उस लाइट क्वांटा को हम बोलते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। ठीक, इट इज इक्वल टू 8, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 के क्या होगा, इक्वल होगा। लाइट क्वांटम इज इक्वल टू 8, ये 8 होता है। अब एक होता है क्वांटम रिक्वायरिंग बाद क्वांटम इल्ड होता है। ठीक है, क्वांटम इल्ड होगा, क्वांटम इल्ड। क्वांटम इल्ड, क्वांटम इल्ड क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये देखो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय वन क्वांटम ऑफ लाइट,
1 क्वांटम ऑफ लाइट। लाइट के एक क्वांटम से जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटम एल। इट इज इक्वल टू होता है 1/8। ये क्या हुआ, 1/8। तो इमर्सन इफेक्ट क्या है, इमर्सन इफेक्ट क्या है, तो टाइम आपका ओवर हो रहा है, अगले क्लास में मैं इमर्सन इफेक्ट बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स।